में बात करेंगे संविधान के कुछ पहले की क्लास में हमने बात की कि संविधान कैसे बना, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों थी, क्यों हमें संविधान बनाने की जरूरत पड़ गई और कैसे कैसे क्या कुछ चला। अब पूरी बात करेंगे संविधान के विकास की यात्रा कि कैसे संविधान बना। संविधान बनने की कोई एक दिन की तो प्रक्रिया थी नहीं, एक दिन बैठे और हमने पूरी पुस्तक को लिख लिया, एक साल में पूरी पुस्तक लिख ली। उसके पीछे बहुत सारे पहलू थे जिसके कारण हमें काम करना पड़ा। हम देखते हैं आपने आधुनिक मध्यकालीन भारत में पढ़ा होगा, जब ब्रिटिश भारत में आ चुके थे उस समय में पढ़ा होगा। एक हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। यह युद्ध भारत के इतिहास में ब्रिटिश के लिए भारत में अपने कदम जमाने के लिए पहला कदम था। यह पहला जीता हुआ युद्ध था। उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ये तो ब्रिटिश की पहली जीत थी और बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश की भारत में जो कंपनी के तौर पर या एक व्यापारी के तौर पर काम कर रहे थे वो एक प्रशासक के तौर पर उभर के सामने आने लगे। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है जिसके द्वारा ब्रिटिश के पास कुछ पावर्स आ जाते हैं, कुछ रेसिडेंसी थी जिनकी, कुछ प्रांत थे जिनके सीधे दीवानी उनके हाथ में आ गई थी, उनके हाथ में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था आ गई थी, जो कि भारत के इतिहास के लिए कहें तो बहुत ही खराब बात थी। तो होता यह है कि 1765 अब हम बात करते हैं, यहां से बात उठती है 1765, यहां से बात उठती है और बात करते हैं कि अब बहुत सारे नियम बने। पहला तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया, आप लोगों ने सुना होगा रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि ब्रिटिश की पहली वो थी, क्या कहें, ब्रिटिश संसद की भारत पर पहला नियंत्रण था। ऐसा क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिश संसद से उन्हें मदद मांगनी पड़ी। होता यह है कि 1765 के बाद ब्रिटिश जो कंपनी थी वो एक शक्ति बन के उभर के सामने आई, एक बहुत ही बर्बर प्रवृत्ति की, जो युद्ध करना और भारत में आपस में भिड़ाना और लूटपाट की एक प्रवृत्ति उनकी बन चुकी थी। जैसे बंगाल में ले लो, मद्रास में ले लो, यहाँ इन लोगों ने बहुत ज्यादा लूटपाट ऐसे नहीं, एक चोर उचक्कों की तरह नहीं, पर उससे कम भी नहीं। कैसे कि जबरदस्ती आपसे कर वसूलना, क्योंकि मद्रास, बंबई और बंगाल की इनके पास दीवानी आ चुकी थी, तो उनसे जबरदस्ती कर वसूलना और उल्टे सीधे करों को लगाना, जिससे क्या हुआ कि वहां की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत खराब हो गई और बहुत सारे विद्रोह होने लगे, जिसके लिए ब्रिटिश को बहुत सारी सेना की जरूरत पड़ी। तो अब सेना रखेंगे तो उन्हें वेतन भी देना पड़ेगा। वेतन देने के लिए उनके पास पैसा बचा नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें खुद के ही उनके करप्ट या घूसखोर उनके अधिकारी थे, वो उनके व्यक्तिगत फायदा को देखते थे, ना कि कंपनी के फायदे को। तो कंपनी घाटे में जाने लगी, कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो कंपनी ने ब्रिटिश संसद से मदद मांगी। तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि हम मदद तो करेंगे, लेकिन उसमें मेरा भी तो कुछ होगा।
जब आप किसी से मदद मांगेंगे तो उसमें उसका भी कोई फायदा होगा। तो ब्रिटिश संसद ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोड़ा सा लगाम लगा के अपने हाथों में लिया। आमतौर पर लोग बात बोलते हो और बहुत सारी पुस्तक में लिखा होता है किताबों में कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो ब्रिटिश संसद का भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहला लगाम था। ऐसा कुछ भी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही गई थी उनसे मदद मांगने। ब्रिटिश संसद को नहीं दिखा था कि यहाँ बहुत सारे कहे जाए तो जुर्म हो रहे हैं या फिर बहुत गलत काम हो रहे हैं। ब्रिटिश संसद को नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं था। अब हम मांगने गए उनसे मदद, ईस्ट इंडिया कंपनी मदद मांगने गई तो उसने पूछा तो उसने बोला हम अपने हाथ में लगाम देंगे। तो ऐसे होती है शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट की। और इसे ही कहते हैं कि भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। मतलब क्या? अगर कहें कि भारत की संसद पर या भारत के इतिहास में पहली बार लिखित संविधान या पहला एक्ट कौन सा था, अगर ये भी आ जाए पेपर में कि भारत के लिए पहला एक्ट कौन सा था, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आगे बात करते हैं। भारतीय संसदीय इतिहास में इसकी विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा भारत में जो कंपनी थी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जो थी वो ब्रिटिश सरकार के पास पहुंच गई। उसमें क्या हुआ कि बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्या था? मैंने जैसे पहले बताया था कि बंबई मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी की दीवानी इन्हें मिल चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहां पर इन लोगों ने बहुत सारे टैक्स लगाए, बहुत सारे कर लगाए फालतू के, जिसके कारण वहां की व्यवस्था डगमगा गई। वहां भूखमरी, बहुत सारे अकाल वगैरह पड़ चुके थे। तो फिर क्या किया कि इन्होंने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता में ला दिया और एक ही प्रेसिडेंसी बना दी। वो कौन सी थी? कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की। अब प्रेसिडेंसी कौन सी बन गई? पहली प्रेसिडेंसी कौन सी बनी? अगर बात करें तो पहली प्रेसिडेंसी बनती है कौन सी? कलकत्ता प्रेसिडेंसी। उसमें कौन कौन शामिल थे? बंबई और मद्रास। कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रशासन कैसे चलता था? उसमें एक गवर्नर जनरल होता था और उसके 4 मंत्रिमंडल सदस्य होते थे। फिर आगे देखते हैं, कलकत्ता में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1974 में। 1974 में। अब देखो एक क्वेश्चन आ चुका है, ये पेपर में बहुत ज्यादा कहें तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा आता है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? तो वह कलकत्ता। किस एक्ट के द्वारा हुई? तो बहुत सारे लोग में अलग अलग कंफ्यूजन हो जाता है कब हुई होगी, कौन से, कोई रेगुलेटिंग एक्ट, कोई सा भी एक्ट बोल देता है, जो तुक्का लगे वो मार देता है। 1883 फलाट का कोई भी। हम देखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने की भी क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि अभी तक इसके पहले का भारत का इतिहास देखें, इसके पहले की भारत की प्रशासनिक व्यवस्था देखें, न्यायिक व्यवस्था देखें, कुछ भी देखें, तो वो एक अलग अलग प्रांत के अलग अलग था। जैसे अगर हम कलकत्ता प्रांत की बात करें, कलकत्ता के क्षेत्र की बात करें ब्रिटिश के पहले की, तो वहां के जो शासक हुआ करते थे, प्रशासक हुआ करते थे, राजा महाराजा थे जिनका वहां पर राज्य था, उनके अपनी एक अलग न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक कानून की व्यवस्था अलग थी उनकी, तो वो उस हिसाब से करते थे। बंगाल के लिए अलग थी, कलकत्ता बंगाल के लिए अलग थी, बंबई के लिए अलग थी, मद्रास के लिए अलग थी, सब जगह अलग थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश आए तो उनने क्या किया? बहुत ज्यादा भेदभाव था। उनके जो अधिकारी हुआ करते थे ब्रिटिश के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता था, लेकिन भारतीयों पर बहुत ज्यादा मुकदमे चलते थे। वो अपने हिसाब से दंड
देते थे, अपने हिसाब से सब कुछ डिफाइन करते रहते थे। तो एक जरूरत आन पड़ी एक सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट कब बना है? 1774 में स्थापना की गई। इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांत को। देखें भारत की सामरिक, भारत का मैप देखते हैं। उस समय का कुछ ऐसा मैप हुआ करता था। ये भी जो आज का पश्चिम बांग्लादेश है वो भी शामिल था उसमें। ये रहा बंगाल, बंगाल के आसपास उड़ीसा, बिहार की ये सभी क्षेत्र किसमें शामिल थे? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। भारत के सचिव के पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल और उसकी मंत्रिपरिषद 4 सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार था। अब क्या हुआ कि भारत में कानून कौन बना सकता है? भारत में कानून कौन बनाएगा? न्यायपालिका की तो स्थापना कर दी हमने। अब विधिपालिका कहते हैं या फिर विधायिका कहते हैं, इसकी कैसे क्या होगा? तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत का सचिव कौन होगा, ये कौन तय करेगा? ये ब्रिटिश, ये जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन की संसद थी, वो निश्चित करती थी। वो वहां से अपने यहां से अपॉइंट करके यहां पर भेजती थी, जो भारत के सचिव कहलाते थे वो, और उनके द्वारा गवर्नर जनरल जो बनाए जाते थे। और गवर्नर जनरल की जो मंत्रिपरिषद थी, जो 4 सदस्यीय मंत्रिपरिषद थी, वो मिलकर एक नियम बनाते थे। तो विधिपालिका किसके अंडर थी? सचिव, भारत सचिव, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती थी। गवर्नर जनरल भारत का और उसकी मंत्रिपरिषद। अब बात करते हैं, इसी में होता है बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी थी? बंबई, मद्रास और कोलकाता। कौन हो गया था? बंगाल। इस एक्ट के द्वारा पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर स्टार लगा दो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में बनने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब बात करते हैं, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार को भारतीय लोगों पर उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे पहले बताया था, क्या हो रहा था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने, उनके जो अधिकारी हुआ करते थे, वो अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए निजी व्यापार करते थे और भारत के व्यापारियों पर और लोगों पर, वहां के नागरिकों पर बहुत ज्यादा जो नहीं थे लीगल, या कह लो जो सही नहीं थे, वो कर लगाते थे, अत्यधिक कर लगाते थे। जो उनके बस में नहीं था वो उसका भुगतान नहीं कर सकते थे। उस पर ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उस पर नियंत्रण कर दिया और व्यापार की सभी सूचियां क्राउन को देने को सुनिश्चित किया गया। क्राउन कौन होता था? ब्रिटिश में जो शासक होते थे, ब्रिटिश के जो क्राउन होते थे, आपने सुना भी होगा, उनके हाथ में चला जाता